Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our UPPCS mains mock test series. तो आज का डिस्कशन हमारा मॉक पेपर 3 मोर स्पेसिफिक यूपी के जनरल स्टडीज पेपर 3 से रिलेटेड है. सो ऑलरेडी इस सेशन में हमने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन विद सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वी विल बिगिन आवर डिस्कशंस. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट back to the basics and to the questions straightforward. Discuss the technological innovations behind the Hyperloop transportation system and its feasibility in India. ये पेपर 3 में साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बेस्ड है. इस पे जो है हाइपरलूप के आपको जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में एक ब्रीफ सा आइडिया देना है. इस क्वेश्चन को ऑन पर्पस इसलिए डाला है कि ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बेस रिगार्डिंग अर्बन मोबिलिटी जो भी अल्टरनेट सॉल्यूशंस या करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस डिबेट में होते हैं वो साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाते हैं. इसी प्रमाइस पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है एंड ऑफ रिसेंट ये क्वाइट डिबेट में रहा है. हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो डिस्कशन है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो डिस्कशन बिगिन हुई थी वो अराउंड 2013 में बाय एलॉन मस्क इसकी बिगनिंग की गई थी as a solution to modern day 21st century urban transportation mechanism के बिहाफ पे कि मॉडर्न डे में जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में है उसमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन क्वाइट बेनिफिशियल, क्वाइट इफेक्टिव, क्वाइट स्पीडियर हो सकते हैं. नाउ इसी प्रेमाइस पे ऑफ रीसेंट 2024 में आईआईटी मद्रास ने इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया इस हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में. एंड ऑफ रीसेंट मुंबई से लेके पुणे जो कॉरिडोर है, जो मुंबई पुणे कॉरिडोर है, वहां पे वर्जिन हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक पायलट प्रोजेक्ट पे एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्या मुंबई से पुणे तक का जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है थ्रू दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है. तो इसी प्रेमाइस पे एक क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन है और हमें 125 वर्ड में इस आंसर को लिखना है. राइट, इस आंसर को जो हमें 125 वर्ड में रिप्रेजेंट करना है. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन के आते हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है इसकी डिस्कशन एज डिस्कस कि 2013 में जो है थ्रू एलॉन मस्क जो है इसकी बिगिनिंग हुई थी. एलॉन मस्क ने इसकी डिस्कशन को इनिशिएट किया था. नाउ फॉर रीसेंट 2024 में आईआईटी मद्रास ने इस पे कुछ अपना रिसर्च रिलेटेड डेवलपमेंट जो शुरू किया है कि क्या ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इंडिया में इफेक्टिवली ट्रैफिक कंजेशन जैसे इशू को एड्रेस कर सकता है. एंड एज अ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है यूज किया जा सकता है. तो दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अ modern mean regarding urban transportation in the sense either carrying passengers or for that matter cargo का movement, passenger का movement or for that matter cargos का movement through this hyperloop transportation system जो है किया जा सकता है. तो this Hyperloop transportation system is a modern mean regarding urban transportation, that is passenger or cargo ka movement in cities, which can lead to traffic decongestion and are speedier इसलिए है कि एज अज्यूम कि ये जो हाइपरलूप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मूव कर सकता है, पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है. बियॉन्ड इट इज एनर्जी एफिशिएंट है ऑल बिकॉज कि इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेमाइज जिसको एनर्जी के रिक्वायरमेंट है वो सोलर एनर्जी के प्रेमाइज से बेस्ड होगा. सोलर एनर्जी से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. एंड बियॉन्ड वी विल सी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट इसकी होती है. फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है यानी कि किसी बॉडी का अगर किसी के साथ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, घर्षण नहीं हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस कम होता है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्योंकि फ्रिक्शनलेस बेस्ड है तो एनर्जी सेविंग अलॉन्ग
अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है तो एनर्जी एफिशिएंसी में काफी हेल्प कर सकता है। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट कि दिस हाइपरलूप technology transportation system is a modern means of the 21st century regarding urban transportation for passenger as well as cargo movement, leading to traffic decongestion, and it is speedier along with energy efficient. Thus it is among the modern means of alternative mode of among suitable option urban transportation system in India. राइट, तो इस पे हम जो है इंट्रोडक्शन इन 25 to 30 वर्ड्स थ्रू दिस यूज ऑफ द डेटा हम लिख सकते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे डिमांड करता है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल innovation behind hyperloop. So we can straightforward address what are the technological innovations behind hyperloop. जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन है इसके जो है प्रमाइस पे साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, वी नीड टू एड्रेस अबाउट दिस। सो ये हाइपरलूप सिस्टम जो है ये लो प्रेशर या ऑलमोस्ट वैक्यूम बेस्ड कंडीशन पे रन करता है, वैक्यूम बेस्ड कंडीशंस पे रन करता है, राइट, वैक्यूम बेस्ड कंडीशंस पे रन करता है। हाउ इट इज पॉसिबल? अब ये जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसमें एक पॉड बनाया होता है, पॉड जो होते हैं जिसमें या तो पैसेंजर कैन बी सिटेड और कार्गो कैन बी प्लेस्ड इन दिस कार्गो, और ये कार्गो जो है एक टाइट ट्यूब में, राइट, एक ट्यूब है, दीज आर द ट्यूब्स जिसमें ये पॉड का मूवमेंट होगा, राइट, ये ट्यूब जो है टोटली एनक्लोज्ड है और इस ट्यूब में ये जो ट्यूब बनाया गया है ये ऑलमोस्ट वैक्यूम बेस्ड कंडीशन पे होगा, इट इज ऑलमोस्ट वैक्यूम बेस्ड कंडीशन पे होगा, यानी कि वैक्यूम बेस्ड कंडीशन यानी कि देयर्स मिनिमम एयर प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम एयर प्रेशर दैट मींस ये जो पॉड है इस ट्यूब में जब मूव करेगा, राइट, तो फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट होगा इस पॉड के अगेंस्ट में। तो दिस मिनिमम एयर प्रेशर का कंडीशन जो है, मिनिमम एयर प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशन जो है इस ट्यूब के अंदर में जनरेट की जाती है एंड प्राइमरली बियॉन्ड दिस लो प्रेशर ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन या इसको जो है मैगलेव भी बोलते हैं, मैगलेव या फिर मैग्नेटिक लेविटेशन, राइट, मैगलेव और मैग्नेटिक लेविटेशन। अब इसमें यू कैन सी कि जो ट्यूब्स बने हुए हैं, जो ये एयर टाइट ट्यूब्स जो बने हुए हैं, राइट, एयर टाइट ट्यूब्स जो ये बने हुए हैं आपके, ये इन पे जो है इन ट्यूब्स पे जो है कॉइल्स बने हुए हैं, राइट, कॉइल्स बने हुए हैं, राइट, और इन कॉइल्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगा एज डिस्कस कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रेमाइस पे होगा, दैट इज सोलर एनर्जी से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। और ये पॉड्स जो इसमें प्लेस्ड है, पॉड्स जो प्लेस्ड हैं, तो इन पॉड्स में जो है, इन पॉड्स को जो है ये जो सरफेस है ट्यूब का सरफेस और इन पॉड्स के बीच में यू कैन सी कि देयर इज अ गैप, यानी कि एक तरह से एयर में हैंग एंड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी तो उसके वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे कॉइल में तो मैग्नेट है एंड दिस पॉड्स आर आल्सो बेस्ड ऑन सम मैग्नेट्स जो कि एक मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन या रिपल्शन सिस्टम बेस्ड करते हैं और इसी मैग्नेटिक फोर्स के बिहाफ पे इस पॉड का मूवमेंट इस ट्यूब में होगा जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाएगी एंड बिकॉज क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड ये जो है अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ये पॉड जो है मूव करेगा, दैट मींस
क्विकर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विदाउट एनी हैसल, और एनर्जी एफिशिएंट है इन द टर्म कि लार्जली जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी हम यहाँ पे इन कॉइल्स में कर रहे हैं इट इज थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी राइट। तो ये जो पॉड जो है ग्रेजुअल आइदर थ्रू प्रोपल्शन और रिपल्शन के बिहाफ पे ये पॉड जो है थ्रू दिस ट्यूब इन आइदर ऑफ दिस डायरेक्शन, जिधर भी हम मूव कराना चाहते हैं पैसेंजर्स या कार्गो को थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन या रिपल्शन सिस्टम जो है, इसको जो है हम ईएमएस और ईडीएस इसके बिहाफ पे, इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ये पॉड का मूवमेंट जो है ग्रेजुअली इस जो है ट्यूब में होगा। तो ये मॉडर्न मींस ऑफ इफेक्टिव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है जो कि प्रपोज की गई है ऑफ अ रीसेंट, जिस पर डिबेट चला है कि ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन द मॉडर्न डेज, इन द कमिंग टाइम्स जो इनका यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि ये इस पे जो है एक ट्यूब का कंस्ट्रक्शन होगा, प्रॉपर एक ट्यूब जो कि वैक्यूम बेस्ड कंडीशन या लो प्रेशर कंडीशन पे होगी, और इन ट्यूब्स में जो है कॉइल्स बने होंगे, इन कॉइल्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी जो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। इन टर्न स्पॉट्स में भी जो मैग्नेट्स हैं उन पे जो है मैग्नेटिक पोल या फोर्स जनरेट होगा, एंड फर्दर इन पॉट्स का जो मूवमेंट होगा, आइदर प्रोपल्शन और थ्रू रिपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक पुल, जिसकी वजह से पॉट जो है जिन पॉट्स का जो यू कैन सी कि यहाँ सरफेस में कोई वो अटैचमेंट नहीं है, इट इज हैंगिंग इन द एयर काइंड ऑफ कंडीशन, कुछ मिलीमीटर का गैप होता है पॉड और ट्यूब के सरफेस में। तो ये पॉड जो है इस ट्यूब में जो है ग्रेजुअली मूव कर रही होती है, राइट, ग्रेजुअली मूव कर रही होंगी, और एक सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये डिजिटली कहीं से कंट्रोल हो रहा होगा, तो इसकी स्पीड को स्लो या इंक्रीज जो है ग्रेजुअली किया जा सकता है बेस्ड अपॉन द इंपल्सेस बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर। तो थ्रू लो प्रेशर कंडीशन यूज ऑफ electromagnetic propulsion along with this term like maglev, that is magnetic levitation, ये पॉड का जो है टेक्नोलॉजिकल प्रेमाइज कोर बेसिस है जो कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो है यूज किया जा सकता है। तो द कोर क्वेश्चन का जो डिमांड था यहाँ पे कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि एक ट्यूब बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें जो पॉड होगा उसमें पैसेंजर या कार्गो बैठेगा, एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन या रिपल्शन सिस्टम बेस्ड ऑन द इनपुट्स गिवन, और जो ट्यूब होगा वो लो प्रेशर या वैक्यूम कंडीशन में होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं अराइज होगा, दैट मीन्स इट इज एफिशिएंट होगा। एंड जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वो थ्रू सोलर एनर्जीज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव अलोंग विद ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होगा, और बहुत तेजी से मूव कर रहा है। और ट्यूब जैसी कंडीशन में जहां एयर ही नहीं है तो एक्सीडेंट या इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम या लो हो जाती है। दैट इज द पर्पस बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नाउ इसकी फीसिबिलिटी की बात करें, अगर इंडिया में इसकी फीसिबिलिटी की बात करें इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो अभी ये फीसिबिलिटी की बात करें तो इफेक्टिव होगा, डी कंजेशन में हेल्प करेगा, डी कंजेशन इन ट्रैफिक, एंड गिवन द पॉपुलेशन एंड मोड ऑफ द जो ट्रैफिक्स हैं, बसेस, मेट्रोस, ट्रेन्स, एयरपोर्ट, इन सब चीजों के अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी जनरेट होगा, राइट, अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा, राइट। हायर स्पीड से रन कर रहा है अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर, तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए क्वाइट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। बट इसके कुछ नुआंसेस भी, एडवर्स भी है कि जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो इंडिया में एक चैलेंज बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज रहेगा बियॉन्ड, क्योंकि एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो एक इन्वेस्टमेंट भी इससे रिलेटेड, वो भी क्वाइट ऑब्वियस है, क्वाइट चैलेंज होगा। एंड मेंटेनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर would be in itself a big challenge, और क्योंकि अभी nascent स्टेज में है, डिस्कशन के फॉर्म में है, तो ग्रेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, R&D की जरूरत है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली, कि ये हाइपर लूप अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के लिए कितना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, बियॉन्ड कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कॉस्टली प्रोसीजर, कॉस्टली होगा ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। तो क्या एक इंडिविजुअल, एक पर कैपिटा इनकम जो इंडिया के अराउंड $2000 के आसपास है, तो ऐसी हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगी इंडिया में। तो ये सारे ब्रॉडर
ब्रॉडर हम जो है पैरामीटर्स रिगार्डिंग फीसिबिलिटी इन इंडिया जो है लिख सकते हैं। सो विद इन दिस क्वेश्चन जो है द फर्स्ट पार्ट में जो हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट में वी विल एड्रेस द फीसिबिलिटी। दस इन द एंड पार्ट वी विल राइट कि विद द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, technologies like hyperloop transportation system can be an asset in the urban transportation mechanism. However, more research and development, private sector participation along with capital infusion is the need of hour to realize these projects on ground and realities. तो on ground and realities में इन projects को execute करने के लिए more and more research and development की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की जरूरत है, राइट, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इसकी भी रिक्वायरमेंट है ताकि ये सूटेबली जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो सके। तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन 6 को जो है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। The question number 7 specifically deals with biotechnology. Biotechnology से specifically ये question 7 deal करता है। UPPCS कमीशन के सिलेबस में regarding biotechnology specifically mentioned है, and every year there's a question on biotechnology और nanotechnology, हर साल एक question आता ही है। उसी premise पे एक question है। Here we have to discuss the application of biotechnology and healthcare. Discuss the application of biotechnology in modern healthcare and agriculture sector. बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मॉडर्न डे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या है, इस पे जो है हमें 125 वर्ड में फॉर 8 मार्कर क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करना है। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की चर्चा करें। हिंदी में ये क्वेश्चन ये आपसे स्पीक करता है। ना बायोटेक्नोलॉजी ऐसी लो कि अभी जो है मॉडर्न इमर्जिंग फील्ड है, लेकिन ये ट्रेडिशनल टाइम से जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, इट इज बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ही अंगूर से जो शराब बनती थी या चावल को सड़ा के जो शराब बनती थी, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ही है। या फॉर दैट मैटर वैक्सीनेशन लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे वैक्सीनेशन जो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की बिगनिंग की थी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही रिजल्टेंट है, राइट, बायोटेक्नोलॉजी का ही रिजल्टेंट है। एंड इंडिया में अगर एग्रीकल्चर की बात करें या ग्रीन रेवोल्यूशन की लार्जर बात करें, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी जो बूस्ट हुई थी, वो एज अ रिजल्टेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी एज अ ट्रेडिशनल फील्ड रही है, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में एज एन इमर्जिंग फील्ड इसका रैम्पेंट यूज ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स के लिए किया जा रहा है, राइट। ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, उसी पर्सपेक्टिव से हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमें बताना है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इन इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन रेफर कि बायोटेक्नोलॉजी refers to यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, इनका यूज करके और फॉर दैट मैटर टेक्नोलॉजीज लाइक जीन एडिटिंग का यूज करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट लेके आना which creates revolution in the field of education, or for that matter in the human evolution or the benefit of human society or earth as a whole. So biotechnology refers to the use of microorganisms, for that matter bacteria and fungi, as well as use of tools like genetic editing, ensuring efficiency, effectiveness and economical perspective, resulting from डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स थ्रू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में यूजुअली जो है इनका जो है यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में वी कैन राइट 125 वर्ड का इंट्रोडक्शन है, तो 30-40 वर्ड में वी कैन राइट कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीडिंग टू सच एंड सच ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि 125 वर्ड का क्वेश्चन है, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी एप्लीकेशन पे आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन की कोर डिमांड ही एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर एज वेल एज इन एग्रीकल्चर के
फील्ड में जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, वी नीड टू राइट अबाउट इट। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट, वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव एन हेडिंग एंड साइमल्टेनियसली दोनों जो क्वेश्चन के सब सेगमेंट्स हैं, राइट, जो क्वेश्चन के दोनों जो सब सेगमेंट्स हैं उनको जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, हेल्थ along with जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसको हमें जो मेंशन है वो जो role of biotechnology in health, right, role of biotechnology in health, for that matter application of biotechnology in health, and as well as application of biotechnology in agriculture, इन पे क्या रोल रहा है। Now, biotechnology has been an important segment in related to health segment. Health segment में जो है quite important role biotechnology किया है। For that matter, development of vaccination में जो है, development of vaccination में biotechnology का बहुत ही important role रहा है। Just for example, एडवर्ड जेनर जो वैक्सीनेशन का जो डेवलपमेंट किया था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें जो स्मॉल पॉक्स से के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरसेस है उनके स्ट्रेन से जो है, उनके जेनेटिक स्ट्रेन से जो है वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हुआ। एंड सिमिलरली यू सॉ कि अभी जो है कोविड-19 के टाइम पे देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ mRNA बेस्ड वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हुआ था, राइट, mRNA बेस्ड वैक्सीन्स, और इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस mRNA बेस्ड वैक्सीन्स को जो है लास्ट ईयर जो है उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 से इम्यून करने के लिए इंडिविजुअल्स को मैसेंजर आरएनए जैसी वैक्सीन का यूज जो है डेवलपमेंट किया गया था। एज यू नो कि कोविड-19 के पीछे जो पॉजिटिव वायरस स्ट्रेन थे उनसे जो है मैसेंजर आरएनए, ये जो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके उस जेनेटिक मटेरियल से ये जो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था। एंड थ्रू इंजेक्शन इनटू इंडिविजुअल उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को अगेंस्ट कोविड-19 बूस्ट करने के लिए ऐसे मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो है थ्रू द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इनका जो है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन में हेल्प हुआ था। तो एक तो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन में जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट, इंपॉर्टेंट रोल। बियॉन्ड दैट बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर पे जो है डिजीज के डिटेक्शन में, डिजीज के अर्ली डिटेक्शन में थ्रू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब डिजीज डिटेक्शन में कैसे हेल्प करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड-19 में ही हम आरटी-पीसीआर कराते थे। व्हाट डज दिस मीन पीसीआर का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टैंड्स फॉर आरटी-पीसीआर जो है चेन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, एक इंडिविजुअल जो अगर कोविड-19 से इन्फेक्टेड है और उसमें अगर कोई सिम्टम्स अभी नहीं आ रहे हैं, नेसेंट स्टेज में है, यानी कि जो एक डिजीज से इन्फेक्ट होने में और उसके सिम्टम रिफ्लेक्ट होने में एक गैप होता है जिसको इंक्यूबेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड में सिम्टम्स जब तक नहीं दिखेंगे तो डिजीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। उसीलिए थ्रू द यूज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है आरटी-पीसीआर टेक्निक्स जो बनाई गई जो कि कोविड-19 के स्ट्रेन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, राइट, हेल्प करती हैं। बियॉन्ड दिस आरटी-पीसीआर कुछ और इंपॉर्टेंट मेजर्स जैसे एलिसा टेस्ट है। एड्स से अगर एक इंडिविजुअल सफर कर रहा है तो दिस एलिसा टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये पूरा फुल फॉर्म है, राइट। एड्स एज यू नो कि एक इंडिविजुअल अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसके सिम्टम्स हो सकता है 10 या 12 साल बाद दिखें, यानी कि इंक्यूबेशन टाइम पीरियड क्वाइट लार्जर है। तो ऐसे एड्स के जो पॉजिटिव वायरस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे टूल्स और टेक्निक्स का थ्रू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो एलिसा टेस्ट हेल्प करता है फॉर डिटेक्शन ऑफ दोज वायरसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर दो डिजीजेस। तो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है, डिजीज के अर्ली डिटेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी एज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस।
कुछ और इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एप्लीकेशन है हेल्थ के जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन का डेवलपमेंट एंड इंसुलिन में भी एनिमल की जगह जो है प्लांट बेस्ड इंसुलिन का डेवलपमेंट थ्रू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ई कोलाई से, ई कोलाई बैक्टीरिया से जो है इंसुलिन को डिराइव करके एनिमल्स की जगह इंसुलिन का इंजेक्शन जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में दिया जाता है, जिनकी बॉडी की टेंडेंसी लो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की होती है, जिनकी बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन ना प्रोड्यूस की जाए, उनको आर्टिफिशियली बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और इंसुलिन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? ये इंसुलिन का डेवलपमेंट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर है, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर जो है आपकी जो है ये हेल्प करती हैं, राइट, ये हेल्प करती हैं। बियॉन्ड क्योरिंग ऑफ डिसीजेज लाइक कैंसर और ट्यूमर के क्योरिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी जो है एज एन एप्लीकेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर क्योरिंग ऑफ डिसीजेज लाइक कैंसर एंड ट्यूमर। कैसे? जीन एडिटिंग के थ्रू। और जीन एडिटिंग कैसे होगी? थ्रू टूल्स लाइक CRISPR-9 और इसको जो है Cas9 भी बोलते हैं, राइट। थ्रू यूज ऑफ दिस जीन एडिटिंग के थ्रू कभी कभी होता है, यू कैन सी कि कैंसर के पीछे जो है जेनेटिक रीजन होता है। फैमिली में अगर एक मेंबर सफर कर रहा है कैंसर से, तो हो सकता है आने वाली प्रोजेनीज भी कैंसर से सफर करे, बिकॉज देयर इज अ जेनेटिक फैक्टर बीइंग इन्वॉल्व बिहाइंड दोस कॉजेटिव फैक्टर ऑफ कैंसर और फॉर दैट मैटर ट्यूमर। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस कैंसर के लिए, उसको अगर जीन एडिटिंग के थ्रू हटा दें, उसको रिमूव कर दें, राइट, दैट कैन हेल्प इन क्योरिंग ऑफ डिसीजेस थ्रू curing of diseases like cancer or for that matter tumor। तो broader application of biotechnology in this sector जो है हेल्थ सेक्टर में जो है कैंसर जीन एडिटिंग जो कैंसर में हेल्प करता है, फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीनेशंस का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वैक्सीनेशंस लाइक mRNA बेस्ड वैक्सीन जो मॉडर्न डे हेल्थ केयर में यू हैव विटनेस्ड कि मॉडर्न डे हेल्थ केयर में जो है आपकी जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन डेवलप हुई। डिजीज के अर्ली डिटेक्शन में जो है हेल्प करता है RT-PCR और ELISA बेस्ड टेस्ट है। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन या ड्रग या फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन का इंजेक्शन जो हम देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन हम जो दे रहे हैं, राइट, ये भी कहीं ना कहीं जो है ब्रॉडली हमें जो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है हेल्थ सेक्टर में। एंड बियॉन्ड देयर इज अ ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट की ह्यूमन के जीन्स की स्टडी के लिए थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रन कराया जा रहा है, जिसमें आने वाले टाइम में हम ह्यूमन की जीन्स को स्टडी करेंगे। उन जीन से ये प्रोबेबल आइडिया लग सकता है, उन जीन्स को स्टडी करके डिकोड करके, कि एक इंडिविजुअल को क्या प्रोबेबल डिजीजेस हो सकती है, और उन डिजीज के होने से पहले उनके क्योर को जो हम कहीं ना कहीं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि एक डिजीज फ्री एनवायरनमेंट और एक हेल्दी एनवायरनमेंट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हेल्थ सेक्टर की बियॉन्ड दिस हेल्थ सेक्टर, अगर हम सिर्फ यहाँ पे जो है अब एग्रीकल्चर की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इन हेल्थ सेक्टर में काफी एग्रीकल्चर के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी मैंने बताया कि अल्कोहल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अल्कोहल तो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन जो बियर जैसे जो बनाई जा रही है, वो चावल को सड़ा के उसको फर्मेंट करके, उसके पीछे जो बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर कर्ड बनाया जाता है, वो थ्रू दिस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही किया जाता है। तो अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो है थ्रू फर्मेंटेशन जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो डिजीज फ्री क्रॉप्स हों एंड फॉर दैट मैटर क्लाइमेट रेजिलियंट जो क्रॉप्स हैं उनको थ्रू यूज ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, थ्रू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, थ्रू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनका जो है ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। बियॉन्ड दैट क्लोनल बॉडीज और फॉर दैट मैटर जो टिश्यू कल्चर रिगार्डिंग जो डिजीज फ्री क्रॉप्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं, उनके प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करता है। क्लोनल बॉडीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो शुगर केन का प्रोडक्शन, राइट, शुगर केन का प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। स्टेम्स को कट करके उनके क्लोन्स बनाए जाते हैं, राइट, उनके क्लोन्स बनाए जाते हैं जो कि हेल्पफुल हैं लार्जली जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। बियॉन्ड दैट
बियॉन्ड दैट कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जो कि जीएम क्रॉप्स का प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है, जीएम क्रॉप्स का प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, वही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन इसलिए किया जा रहा है कि हाईली सूटेबल है एनवायरनमेंट के लिए, डिजीज फ्री है, इनकी प्रोडक्शन लेवल हाई है, राइट, क्लाइमेट रेजिलियंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन का जो प्रोडक्शन है, जहां पे एक बैक्टीरिया है बैसिलस ऑफ थुरिन, जैसे बैसिलस ऑफ थुरिन जेनेसिस, इसके थ्रू जो है जेनेटिक स्ट्रेन को निकाल के जो है इन कॉटन के जो आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्फ्यूज किया गया, इसीलिए ऑन पर्पस को बीटी कॉटन करते हैं। तो थ्रू दिस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू दिस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हम जो है एग्रीकल्चर में ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। एंड बियॉन्ड क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए जो आपको जो है फर्टिलाइजर्स की क्वाइट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो मूव बियॉन्ड केमिकल फर्टिलाइजर से मूव करके बायो फर्टिलाइजर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, बायो फर्टिलाइजर्स का जो यूज होता है वो थ्रू दिस यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी जैसे राइजोबियम हुआ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके हेल्प करता है, राइट, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपकी हेल्प करता है। बियॉन्ड इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स लाइक ट्राइकोडर्मा है जो कि इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है, जो भी आपके फंगस बेस्ड जो आपके हर्बिसाइड या वीडीसाइड्स उगते हैं उनको किल करने में ये ट्राइकोडर्मा बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो बायो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी, राइट, बायोटेक्नोलॉजी क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट कि बायोटेक्नोलॉजी का जो ब्रॉडर एप्लीकेशन है 125 वर्ड में, ये हेल्थ के सेक्टर में 4-5 पॉइंट्स हम दे सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, अलॉन्ग विद सूटेबल मॉडर्न डे एग्जांपल जो हमने यहाँ कोविड के बारे में दिया, या वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में, या फिर जीन एडिटिंग में जो भी टूल यूज किए जा रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर के फील्ड में जो उनका एप्लीकेशन है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बियॉन्ड जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो क्लोनल बॉडीज या स्टेम सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर जो कि डिजीज फ्री क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हेल्प करती है। बायो फर्टिलाइजर्स जो कि ऐसा सब्स्टिट्यूट है फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दस एक सस्टेनेबल फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एनवायरमेंटल सोल्यूशन के साथ साथ जो है बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प जो है ये एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सूटेबल विद दिस रियल लाइफ एग्जांपल्स हम जो है इन दोनों क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव का एड्रेस कर सकते हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में प्ले करता है। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन प्ले we can write कि biotechnology plays an important role in human evolution as well as environmental sustenance and making daily life easier, effective. However, more research and development needs to be done. Thus, India needs to allocate greater part of its budget, greater percentage, or for that matter increase its greater part of its budget for research and development project, specifically for that matter in this domain of biotechnology. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ और एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, हेल्दियर बनाने के लिए। बियॉन्ड दैट एनवायरमेंटल सोल्यूशन भी हमें जो है सस्टेनेबिलिटी के यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से मिल रहे हैं, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट मेजर, लेकिन कुछ और मेजर्स हमें लेने हैं, जैसे गवर्नमेंट को अपना जो बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ऐसा परसेंटेज एलोकेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो प्रोजेक्ट जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है या बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिकली हैं उनमें मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ताकि ऐसे मॉडर्न डे आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को हम मोर एंड मोर जो है एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 टॉक्स अबाउट असेस द सक्सेस of aspirational district program in improving human development indicators in उत्तर प्रदेश अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर प्रदेश के अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट, क्या रोल रहा है जिसने वहां के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंप्रूव किया है, इसके बारे में आपको जो पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज बतानी है, राइट।
उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में मानव विकास सूचकांक संकेतकों में सुधार करने में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन करें। यू हैव टू राइट इन 8 मार्कर क्वेश्चन इन 125 वर्ड्स। 125 वर्ड में ये 8 मार्कर क्वेश्चन आपको जो है एड्रेस करना है। ना उस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, कब रन कराया गया था, किसने कराया था, एंड यूपी में इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे एंड उनके इंडिकेटर्स, ब्रॉडर इंडिकेटर्स कैसे इंप्रूव हुए हैं, उस पर आपको जो है इस पर इलेबोरेट करना है। Now, talking about the aspirational district program, aspirational district program was started by aspirational district program. It was started by नीति आयोग। नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की थी। It was started by नीति आयोग in the year 2018। नीति आयोग ने जो है 2018 में जो है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बिगनिंग की गई थी और इसमें जो है अराउंड 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया को आइडेंटिफाई किया था। 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था विच वेर लो ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। 112 डिस्ट्रिक्ट्स, दीज वेर क्वाइट लो, यानी कि बहुत ही एबिस्मल कंडीशंस थी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बिहाफ पे, जहां पे अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी यहाँ पे? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रिलेटेड टू हेल्थ का बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट इशू इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में था। इशूज लाइक सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्वाइट हाई था। एजुकेशन जो परसेंटेज थी, जो लिटरेसी परसेंटेज थी, वो क्वाइट लो थी, राइट। हेल्थ एजुकेशन के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ये एबिस्मल कंडीशन में था। सैनिटेशन की फैसिलिटी बहुत ही पुअर इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई की गई। बियॉन्ड दैट मॉडर्न मेजर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक हाउसिंग पक्का हाउसेस नहीं थे। फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी का जो आइडिया था इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पाया गया था। तो नीति आयोग ने ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बिगनिंग की, जिसमें ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट ड्यू मेजर्स ले सके इन डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए। नाउ स्पेसिफिकली हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यूपी के जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें जो है इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में क्या सक्सेस स्टोरीज रही। तो इन आउट ऑफ दिस 112 डिस्ट्रिक्ट्स, 8 डिस्ट्रिक्ट्स वेर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के एम्बिट में, अराउंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स वेर आइडेंटिफाइड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जस्ट फॉर एग्जांपल, श्रावस्ती वाज बीइंग आइडेंटिफाइड। श्रावस्ती में एज यू नो कि यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट बहुत ही लो है। श्रावस्ती जो है वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। श्रावस्ती के अलावा बलरामपुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट एंड सिद्धार्थनगर, फतेहपुर एंड बहराइच। ये 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये आइडेंटिफाई किए गए थे विद इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही एबिस्मल कंडीशन में थी, बहुत ही लो कंडीशन में थी, राइट। वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विद बीइंग आइडेंटिफाइड इन दिस 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 8 डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे कि नेपाल के सराउंडिंग में जो है लार्जली कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर करते हैं। सोनभद्र आपका सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में, जो आपका एमपी, बिहार, झारखंड के एरिया के विसिनिटी पे ये बॉर्डर करता है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेर आइडेंटिफाइड विद इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन 2018-19, जिसपे अर्जेंट जो अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट क्वाइट लो थी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और जो भी हमने रैम्पेड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस किए, इन सब पे ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है क्वाइट लो थी। नाउ
अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसने सीधा पूछा है सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन डेवलपिंग इन इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन उत्तर प्रदेश अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। सो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनिशिएट कर सकते हैं कि द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय नीति आयोग इन द ईयर 2018-19 and it identified around 112 districts low on socio-economic indicators, of which 8 districts फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और 8 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम हम मेंशन कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो फैक्चुअल डेटा में। 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर फाउंड टू बी अंडर डेवलप्ड एंड लो ऑन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, thus requirement thus there arose the need for adequate attentions for development of socio-economic indicators in this जो है 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो है इंट्रोडक्शन की प्रेमाइस पे लिख सकते हैं कि नीति आयोग ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरू की, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 112 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया ऑल ओवर इंडिया, और इन 112 जिलों में 8 जिले उत्तर प्रदेश के थे, और 8 जिलों का नाम मेंशन करके हम ये बता सकते हैं कि इन 8 जिलों पे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही लो, एबिस्मल और बहुत ही पुअर कंडीशन में थी, जिसमें गवर्नमेंट की एडुकेट अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी, और इसी बिहाफ पे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है रन कराया गया। नाउ क्वेश्चन जो है सक्सेस के बारे में पूछ रहा है कि सक्सेस ऑफ दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन राइट सक्सेस ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन underdeveloped districts of उत्तर प्रदेश। राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हेडिंग डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स को वो कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कैसे जो है इंप्रूवमेंट आएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन कम टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे पहला जो हेल्थ है। Adequate attention was being given in these districts to initiatives like पोषण अभियान। पोषण अभियान का जो है पोषण अभियान गवर्नमेंट ने रन कराया, जिसने इन डिस्ट्रिक्ट्स में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का जो इशू था, सीवियर एक्यूट माल नरिशमेंट का जो इशू था, राइट, उसको स्कीम्स लाइक पोषण अभियान along with पीडीएस लेड जो है फूड डिसबर्सल ने जो है एडिक्वेटली एड्रेस किया है, राइट, एडिक्वेटली एड्रेस किया। तो माल नरिशमेंट का इशू बियॉन्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डिजीजेस फ्री रखने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाइक इंद्रधनुष जो कि एक वैक्सीनेशन बेस्ड प्रोग्राम है, राइट, इंद्रधनुष। It was being executed in rampant stage in this 8 district that led to larger immunization of the people of this district। तो malnourishment और immunization के इशू पे इंद्रधनुष along with पोषण अभियान जैसे गवर्नमेंट मेजर्स जो है गवर्नमेंट लिए थे, that led to and beyond that इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए भी ड्यू मेजर्स लिए गए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन हॉस्पिटल्स में हो, अंडर ड्यू एक्सपर्ट्स हो, दैट लेड टू डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट रेशियो अलॉन्ग विथ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेशियो में जो है डिक्रीज आया, यानी कि देयर वर ग्रेटर सेविंग ऑफ लाइफ थ्रू दिस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म स्कीम्स। तो हेल्थ के इंडिकेटर में ब्रॉडली इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट स्कीम्स स्पेसिफिकली रन कराएगा जो कि एडुकेट अटेंशन देते हैं रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर ऑफ दिस 8। बियॉन्ड एजुकेशन के फील्ड में डिस्ट्रिक्ट्स लाइक श्रावस्ती जैसे जिले जो है जो लिटरेसी रेट में बहुत ही लो एबिस्मल कंडीशन में थे, डिस्ट्रिक्ट लाइक श्रावस्ती में डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल डिजिटल क्लासरूम्स का एस्टैब्लिशमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की गई, रेगुलर मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद ट्रैकिंग की गई, राइट, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान जैसे स्कीम्स की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की गई, जिसमें ये डेटा देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट्स लाइक चंदौली एंड सोनभद्र जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्री प्राइमरी लेवल का एनरोलमेंट था, राइट,
it has increased from 88% to ग्रेटर अराउंड 95% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो प्री प्राइमरी से प्राइमरी लेवल तक जो है एजुकेशन के फॉर्म में इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एनरोलमेंट बढ़ गया, ऑल बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो एजुकेशन के फील्ड में ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स का हम यहाँ अगर चाहें तो मेंशन ही कर सकते हैं। बियॉन्ड एजुकेशन में फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी के पर्सपेक्टिव में, इट हैज बीन विटनेस की ये जो 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल दिस 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के एम्बिट में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी में स्कीम्स लाइक अटल पेंशन योजना जैसी, राइट, अटल पेंशन योजना अलोंग विथ जनधन योजना स्कीम में फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी के बिहाफ पे अराउंड 100% सक्सेस स्टोरीज जो है यहाँ पे देखने को मिली हैं इन दिस ऑल द 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बैंक ब्यूरो। ये सारी चीजें जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी पे इस पर्सपेक्टिव पे देखी गई हैं। बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे थ्रू स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पे पक्का हाउसेस का अलॉटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्वाइट इन नंबर देखा गया है। बियॉन्ड स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के थ्रू जो टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 2000 रुपीज जो इंडिविजुअल्स को दिए जाते थे, यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू जो है टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। बियॉन्ड रूरल ड्रिंकिंग वाटर का जो है पीने के पानी की समस्या का जो ब्रॉडेंट इशू था सिद्धार्थनगर, सोनभद्र जैसे एरिया में रूरल ड्रिंकिंग वाटर, इसमें जो है स्कीम्स लाइक जल जीवन मिशन जैसी स्कीम ने जो है, जल जीवन मिशन ने जो है जो कि टैप्ड वाटर कनेक्शन जो है हर एक इंडिविजुअल को अराउंड 55 लीटर ऑफ फ्री वाटर जो है टैप्ड वाटर सप्लाई जो है देती हैं। तो ये जल जीवन मिशन जो स्कीम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म के फील्ड में जो है मोर स्पेसिफिक रिलेटेड टू रूरल ड्रिंकिंग वाटर इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में क्वाइट रैम्पेंट, क्वाइट बेनिफिशियल रहा है, जो कि यहाँ की ह्यूमन इंडिकेटर्स डेवलपमेंट को क्वाइट इंप्रूव किया है। दैट मीन्स जो इंडिकेटर्स देखे गए हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मतलब health, education and life expectancy, right? Life expectancy as well as for that matter employment. तो ये broader जो measures हैं, ये जो broader measures लिए गए हैं, these shows along with the relevant facts and data कि with the approach of aspirational district program, eight of these underdeveloped districts of Uttar Pradesh have shown significant human development indicators improvement. However, there needs to be taken more proactive steps for greater inclusivity, and the benefit of these initiatives reaches to the next generation as well as hence more transparent, more proactive, more leakage free, more accountable governance measures needs to be taken in these 8 districts of Uttar Pradesh so that they can be taken into the mainstream development of economy of Uttar Pradesh. तो ऐसे हम अपने conclusion part में जो है इस क्वेश्चन के आंसर को जो है एंड कर सकते हैं। So these are the points that we can write about the success of aspirational district program इन अंडरडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये डेटा दे सकते हैं कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट्स 112 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, देन अलोंग डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रिगार्डिंग सैनिटेशन, रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये सारे पॉइंट्स हम जो है अपने इस 125 वर्ड में इन कंसाइज एंड प्रिसाइज फॉर्म विद दिस फैक्ट्स एंड डेटा एंड रिसेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है अलोंग विद 2011 सेंसस का डेटा वो इन्फ्यूज करके विद द कंक्लूजन दैट आई मेंशन इन ओरल फॉर्म, इसको आप यहाँ पे मेंशन करके अपने क्वेश्चन के इस आंसर को सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टॉक्स अबाउट इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। भारत में कृषि धारिता पर पीएम प्रणाम योजना के प्रभावों का मूल्यांकन करें। 8 मार्कर क्वेश्चन एंड वी हैव टू राइट इन 125 वर्ड्स। एक इंपॉर्टेंट
स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम जो शुरू किया है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी ये जो है पीएम प्रणाम स्कीम जो है शुरू किया, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑन पर्पस डाला है। ब्रॉडर एज एन करंट अफेयर इनपुट्स आपको जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पे जो ब्रॉडर डोमेन्स मिल सकते हैं, उस पे ये पीएम प्रणाम स्कीम को कहीं ना कहीं ऐसा वैल्यू एडिशन आप जो है सूटेबली पुट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इस पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। पीएम प्रणाम स्कीम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एग्रीकल्चरल सिनेरियो इंडिया देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्राइमरी फर्टिलाइजर्स पे हैविली डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर इन द सेंस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट या एनपीके बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इन पे जो है इंडियन एग्रीकल्चर की हैवी डिपेंडेंसी है। इन टर्न की जो इनकी इकोनॉमिक क्वांटम है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इन द ईयर 2023-24 अराउंड 1.7 लाख करोड़ का जो है केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दी है, राइट, इन द फॉर दिस फर्टिलाइजर्स के लिए। तो एक हैवी फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट पड़ता है रिगार्डिंग सच ह्यूज फाइनेंशियल सब्सिडीज बीइंग गिवन, राइट। एंड बियॉन्ड जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी क्वाइट हार्मफुल है। जस्ट फॉर एग्जांपल्स, जो फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम रैम्पेंट यूज इन स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला है, इसके रिजल्टेंट की वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड लेड टू सैलिनाइजेशन ऑफ दिस एरिया, डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो रहा है। प्रोडक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो कि वेजिटेशन के लिए या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, सैलिनाइजेशन शुरू हो जाता है। एंड बियॉन्ड जो केमिकल्स हैं जो वाटर सीपेज में जा रहे हैं, वाटर में इनका जो सीपेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्राउंड वाटर टेबल हैं उनको भी ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पोल्यूट करते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए रिगार्डिंग फिस्कल बर्डन, रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स एनवायरमेंट में बहुत सारे ग्रीन हाउसेस गैसेस को भी एमिट करते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्पफुल नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ने जो है फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे जो थोड़ी लगाम लगाई है। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है नीम कोटेड यूरिया की जो शुरुआत की, नीम कोटेड यूरिया का आप देखें कि उसका मिसयूज हो रहा था, एग्रीकल्चर की जगह दूध में मिला के उसकी फ्रॉथिंग करके पानी में मिला के मिसयूज किया जा रहा था, या अलग अलग जगह पे यूरिया का डाइवर्जन किया जा रहा था, लीकेज हो रहा था यूरिया का। बियॉन्ड फिजिकल बर्डन तो पड़ ही रहा था, तो नीम कोटेड यूरिया अलोंग विथ नैनो यूरिया, ऐसे जो इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट जो है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आई है, उन्हीं इनिशिएटिव पे ये जो पीएम प्रणाम स्कीम जो है, इसको गवर्नमेंट ने ऑफ रिसेंट इन द ईयर 2023 जो है इस पीएम प्रणाम स्कीम को जो है 2023 में जो है शुरू किया है, राइट, पीएम प्रणाम स्कीम। तो वी कैन गिव अ फैक्चुअल इनपुट की अराउंड 1.7 लाख का जो है फिजिकल बर्डन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट उठा रही है, राइट। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट एनुअली जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है अराउंड 1.7 लाख का हैवी फिजिकल बर्डन उठा रही है। बियॉन्ड एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है नॉट सूटेबल है। तो उसी इनिशिएटिव पे जो ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है शुरू की गई है, वेयर प्रणाम दिस स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट nutrients for agriculture मैनेजमेंट, राइट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। जो पीएम प्रणाम स्कीम है ये एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है इन द ईयर 2023 स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी शुरुआत करती, इसका ऐसे जो है इनिशिएटिव लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ब्रॉडर क्वेश्चन जो डिमांड करता है इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन हाईलाइट कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव कॉज्ड हैवी फिजिकल बर्डन दैट इज अराउंड 1.7 लाख करोड़ ऑन गवर्नमेंट एंड इज
not environmentally sustainable or and hampers the agricultural production. Thus, initiatives like initiatives or government schemes like PM Pranam have mandated for alternative nutrient mechanism, thus deburdening deburdening the fiscal perspective as well as ensuring the environmental sustainability. तो हम इस इशू को, ये फैक्ट का यूज करके अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इतना जो है 1.7 लाख करोड़ का जो है फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट को पड़ता है रिगार्डिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, और ये सब्सिडी जो दी जा रही है ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी नहीं है और गवर्नमेंट पे बर्डन क्रिएट कर रही है। और इसी के एज अ सोल्यूशन गवर्नमेंट जो है पीएम प्रणाम स्कीम लेके आई है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से मूव करके जो अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स खेती में एग्रीकल्चर में यूज किए जाए उनके लिए जो है इनको जो है पीएम प्रणाम स्कीम लेके आ गया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये फैक्ट का हम यूज कर सकते हैं। नाउ ब्रॉडरली जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम। इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम क्या हो सकता है? इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम को अगर हम जब लिखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 125 वर्ड में वी नीड टू राइट इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, राइट। पूरा हम लिख सकते हैं कि क्या ब्रॉडर इंपैक्ट कर रहा है। सबसे पहला, क्योंकि अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स पे फोकस है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा जो है अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स पे फोकस है, यानी कि इन सीटू मेजर्स पे स्पेसिफिक एम्फेसिस होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है इन सीटू मेथोडोलॉजीज का यूज फार्मर्स करें, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा जो है और भी जो अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म है जो कन्वेंशनली गवर्नमेंट हमारे जो फार्मर्स 1000 ईयर से करते आ रहे हैं, ऐसे मेथोडोलॉजीज का यूज किया जाए। तो इन सीटू मेथोडोलॉजीज का जो है प्रैक्टिस, दैट इज परंपरागत जो खेती रही है, परंपरागत खेती, और जो फॉर दैट मैटर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो फार्मर्स करते आए हैं, राइट, ट्रेडिशनल फार्मिंग, इस पे स्पेसिफिक एम्फेसिस रखा गया। बियॉन्ड दिस जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारे फार्मर्स करते आ रहे, दैट इज व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं से बना हुआ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, उनका प्रोमिनेंट यूज होना चाहिए, राइट। वर्मी कंपोस्ट का प्रोमिनेंट यूज होना चाहिए, राइट। और जो मैन्योर है जस्ट फॉर एग्जांपल काऊ डंग हुआ या पेड़ पौधे जो आपके कंपोस्ट के फॉर्म में डेवलप हो, उन मैन्योर का यूज जो है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग जो यूज करना चाहिए, राइट। तो ये एक ब्रॉडर इम्पैक्ट है पीएम प्रणाम स्कीम का जो है। बियॉन्ड दैट कुछ और मेजर, जैसे अब क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो है एक फिजिकल बर्डन क्रिएट करते थे गवर्नमेंट पे, तो इट डीबर्डन्स द government with heavy fiscal responsibilities, right? हैवी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट को डीबर्डन करते हैं, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जो है अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का यूज जो है फार्मर्स कर रहे हैं। दैट मींस डिपेंडेंसी ऑन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, मेजर्स लाइक जीव अमृत जैसे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज करके जो है फार्मिंग की जा रही है, तो गवर्नमेंट को डीबर्डन कर रही है। बियॉन्ड एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये ब्रॉडर इंपैक्ट देखा गया है। तो इट इंश्योर्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दैट मीन्स जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर में सीपेज करके ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट कर रहे थे, वहीं पे एनवायरमेंट बेस्ड सॉल्यूशन ही न्यूट्रिएंट के फॉर्म में अगर ले आया जाए तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो एडवर्स इंपैक्ट था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, राइट, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। एंड इट विल प्रमोट इन द लॉन्गर रन, इट विल प्रमोट the growth of microorganisms, like important जो बैक्टीरिया से promote the growth of microorganisms which help in fixing the
इंश्योरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फॉर दैट मैटर सॉइल की प्रोडक्टिविटी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज के बिहाफ पे जिनकी डेथ हो रही थी या डिके हो रहा था, अगर हम ऐसे अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन इकोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ में वो हेल्प मिलेगी, एंड फर्दर इट विल बूस्ट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। जो सैलिनाइजेशन का इशू एराइज हो रहा था, सैलिनाइजेशन का इशू जो लैंड का एराइज हो रहा था, राइट, डेजर्टिफिकेशन की जो बिगनिंग हो रही थी, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगी अगर ये जो है पीएम प्रणाम स्कीम जो है इनके ब्रॉडर इम्पैक्ट से, तो बूस्ट इट बूस्ट द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, राइट। तो दीज आर द ब्रॉडर मेजर्स, दीज आर द ब्रॉडर मेजर जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को जो है बूस्ट करती है, और ये फिर इन टर्म जो है लोकल पार्टिसिपेशन भी ले आएगी। लोकल पार्टिसिपेशन, किसानों के बीच में इनिशिएटिव्स लाइक चौपाल, चौपाल जैसे इनिशिएटिव आएंगे, जहां पे ब्रॉडर खेती से रिलेटेड जो है पार्टिसिपेशन होगा कि व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, कैसे जो है अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करके, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पे जो है इंश्योर किया जा सकता है। दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स वी कैन राइट कि कैसे गवर्नमेंट जो है थ्रू दिस पीएम प्रणाम स्कीम जो है एक ब्रॉडर जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी का ड्रीम है रिगार्डिंग मूविंग अवे फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर्स, मूविंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इन सीटू बेस्ड सॉल्यूशंस along with dependency on more natural resources, और for that matter ecology पे ही dependency, और एक sustainability maintain करने के लिए जो recycle reuse का जो tendency है through this पीएम प्रणाम स्कीम जो है ये हम इंश्योर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स लाइक सिक्किम जो है, सिक्किम है, राइट, सिक्किम है, दे हैव मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जो है मूव कर चुके हैं सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। स्टेट्स लाइक केरला है, राइट, केरला है, कर्नाटका है, they are moving towards 100% organic farming based methodology, right, or 100% organic based methodology। तो जो स्टेट पे सेंटर पे जो बर्डन है इन केमिकल फर्टिलाइजर पे, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, और ये जो फंड्स हैं जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, इनका यूज किन्हीं और सेक्टर्स में किया जा सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स एंड वैल्यू एडिशंस अलोंग विद द टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स विच पीएम प्रणाम स्कीम का है जो ब्रॉडर इम्पैक्ट on agricultural sustainability. Thus, in the end, we can write PM Pranam scheme ensures for agricultural sustainability along with environmental protection and deburdens the government from heavy fiscal subsidy responsibility, thus ensuring vibrant growth along the कोर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो एसडीजीज में बहुत सारे पिलर्स मेंशन किए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग इंश्योरिंग राइट, एसडीजी 40 जो है लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वाटर का प्रोटेक्शन हो, अंडर वाटर जो है उनको सही से प्रोटेक्ट किया जाए। तो सारे जो एसडीजीज पिलर है वो कहीं ना कहीं ये पीएम प्रणाम की जो स्कीम है उनको इंश्योर करती है, उनको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन दैट वी कैन राइट इन आवर मॉडल।